6 ये है उसके अंदर यही वाला लो, दिस इज द इनडायरेक्ट रूल फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इंतहाई आसान है, मैं आपको एक ऑप्शन भी देता हूँ। अगर आपको इनडायरेक्ट रूल आसान लगे और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, तो आप उसकी बजाय उसी रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़रा एक दफ़ा देख लें। जिस तरह हमने बात की थी कि आपकी डायरेक्ट रूल मेथड जो है वो नेट सेल से शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड कहाँ से शुरू होता है? नेट इनकम से शुरू होता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर आपने जो चीज़ आपने वहाँ पर डायरेक्टली माइनस की थी वो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपने वहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड को आपने वहाँ पर माइनस किया था, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। गेन को आपने वहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो आपकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, क्योंकि अब द प्रॉब्लम इज दैट क्यों इस चीज़ को हम प्लस एंड माइनस कर रहे हैं? आंसर इज दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी directly subtracted from the net income and directly added to the net income। net income से ये directly subtract भी हुआ है और directly add भी हुआ है, इस वजह से ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास WC which is stand for the working capital। वर्किंग कैपिटल उस चीज़ को कहते हैं when you are basically making a comparison of managing the current assets against the current liability, कि आप करंट एसेट्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं अगेंस्ट द करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट को ज़रा रिकॉल करें, इसके अंदर आपकी इन्वेंट्री आती है, आपका अकाउंट रिसीवेबल आता है, कैश नहीं आता, क्योंकि कैश पर में कैश कंप्यूट किया जाता है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं आती, बाकी और चीज़ें आती हैं। आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, आपके और रिसीवेबल्स भी आते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर आपके एक्रूड आ जाते हैं और बाकी अगर करंट लायबिलिटी आती है, बाकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसके अंदर नहीं आती। तो इस वजह से हम इन दोनों को डील करेंगे। और चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल का मुराद क्या है कि जब भी आपका एसेट इंक्रीज होगा तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब भी आपका एसेट डिक्रीज होगा तो वो कैश इनफ्लो होगा, और जो कैश इनफ्लो होता है उसका आपने क्या करना है? ऐड करना है। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो आपकी कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करती है और उसको आपने ऐड करना है। और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पैसे लेते हैं बाहर से तो आपके बिजनेस के अंदर पैसे आ रहे होते हैं, और जब आप पैसे वापस देते हैं तो आपके बिजनेस से पैसे जा रहे होते हैं। एसेट जब भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब ये है कि जब आप इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तो आपसे पैसे चले जाते हैं, और जब इन्वेंट्री को आप बेच देते हैं तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। या अकाउंट रिसीवेबल जब बढ़ जाते हैं तो बिजनेस से पैसे जा रहे होते हैं। इन रियल सेंस जा तो नहीं रहे होते, लेकिन स्टेज बढ़ जाती है कि फ्यूचर में आप पैसे रिसीव करेंगे, और उसी बंदे से जब आप पैसे रिसीव करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर इनफ्लो आ रही होती है। सिमिलरली जब आप बॉन्ड्स को इशू कर लेते हैं या स्टॉक्स को इशू कर लेते हैं, इट इंक्रीजेस द इक्विटी, और व्हेन द इक्विटी इंक्रीजेस इट डायरेक्टली एट दैट द बिजनेस हैज रिसीव्ड सम ऑफ द मनी व्हिच रिप्रेजेंट द कैश इनफ्लो। और आप लास्ट में कहते हैं कि व्हेन यू आर रीकॉलिंग रीबैक टू स्टॉक्स आर शेयर, इट मींस दैट कि आपकी इक्विटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब भी इक्विटी डिक्रीज होती है तो इट रिप्रेजेंट द कैश आउट, ठीक है। तो अब मैं वापस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ और मैं देख लूँगा कि मुझे मेरे पास इनकम स्टेटमेंट में जाऊँगा और मेरे पास नेट इनकम क्या है ये देखें। नेट इनकम की वैल्यू कितनी है? 65,000। तो मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कंपनी के नेम को लेके आना है आपने, जो ऑलरेडी हमने किया। कंट्रोल C, इधर आके इधर मैं क्या कर लूँगा? कंट्रोल V। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? नेट इनकम से शुरू, और नेट इनकम की वैल्यू है कितनी? 65। सारा फॉर्मेटिंग आफ्टर में करना। फिर उसके साथ हमने क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। और डेप्रिसिएशन द इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मेथड इज ओनली फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वुड बी रिमेन द सेम, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। मैं दोनों से कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि डेप्रिसिएशन को आपने ऐड करना है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी? 40,000, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो चीज़ आपने सीधा लेस किया था उसको ऐड करें, और उसको ऐड किया तो उसको माइनस करें।
तो यहाँ पर हमने लॉस को माइनस किया था, तो उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी, 4000, और लेस करें गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी, 31,000। ये इनफ्लो आउटफ्लो है, तो इसको सीधा क्या करें, ब्रैकेट में क्लोज करें, क्योंकि लेस हो रहा है ना, तो हमने बस इसको यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर दें ताकि पता चले इस वैल्यू को हम क्या करें, लेस करें। नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का मुराद ये है कि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर जरा देखें, डिविडेंड रेवेन्यू को यहाँ पर आपने इग्नोर करना है, क्योंकि डिविडेंड रेवेन्यू को ऑलरेडी हमने ऐड किया था और वो ऑलरेडी नेट इनकम के अंदर ऐड हो रहा होता है। यहाँ पर लिखा है कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज बाय 3000 ड्यूरिंग पीरियड। तो रूल में हमारे पास क्या था, रूल कहता है कि जब भी आपका एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। जब आउटफ्लो होगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन में आ जाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा लेस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कितनी वैल्यू है, 30,000, ठीक है, ये भी माइनस में आएगा, इस वैल्यू को भी ब्रैकेट में क्लोज करें। आगे कहते हैं कि डिविडेंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द कैश बेसिस। मैंने आपको बताया था कि कैश बेसिस की ट्रीटमेंट हम नहीं करते, वो सीधा प्लस होता है, जो ऑलरेडी नेट इनकम के अंदर प्लस हुआ है। हमने एडजस्टमेंट करनी है किस चीज़ की, एक्रूअल की, बट इंटरेस्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। द एक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल डिक्रीज बाय 1000 ड्यूरिंग पीरियड। जो इंटरेस्ट रिसीवेबल डिक्रीज हो चुके हैं, तो जब भी एसेट डिक्रीज होते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह एसेट बढ़ना आउटफ्लो होता है, एसेट डिक्रीज होना क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिख दें ऐड डिक्रीज इन आई ऑब्लिक आर, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रिसीवेबल, वैल्यू कितनी है, 1000, ठीक है, इनफ्लो है ना, ऐड करें तो उसको माइनस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 10,000 एंड अकाउंट पेबल इंक्रीज बाय 15,000। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज होना एसेट की इंक्रीज को कहते हैं, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, आउटफ्लो होता है, तो वो माइनस करेंगे। और अकाउंट पेबल इंक्रीज हो चुकी है तो लायबिलिटी का इंक्रीज होना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो, एक आउटफ्लो है, दूसरा इनफ्लो है, एक माइनस हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। एक लेस करो और लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो चुकी है उसको माइनस करेंगे। आगे कहते हैं कि आपकी अकाउंट पेबल भी इंक्रीज हो चुका है, तो जब इंक्रीज होगा तो क्या करो, ऐड करो, क्योंकि लायबिलिटी जब भी बढ़ती है वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर लिख दो इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, और वैल्यू कितनी थी, 15,000। आगे कहते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन को तो ट्रीट किया है। ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं या करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट का इंक्रीज होना क्या चीज़ है, माइनस करना, एग्जैक्टली, आउटफ्लो है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेस करो सेमी कॉलम इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, और कितनी वैल्यू है, 3,000। आगे कहते हैं कि एन एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल डिक्रीज बाय 6,000। एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल डिक्रीज बाय 6,000। एक्सपेंसेस पेबल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आउटफ्लो रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, तो इसको भी क्या करो, लेस करो, डिक्रीज इन एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, जिस तरह लायबिलिटी बढ़ती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इनफ्लो करते हैं। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। तो वैल्यू है हमारे पास 6000। दो कंपोनेंट रह गए इसमें, कौन सा वाला, और सॉरी इसको माइनस करेंगे। ये लेस और प्लस का देख लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड लास्ट कंपोनेंट में कहते हैं द एक्रूड लायबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज बाय 7000। इंटरेस्ट पेबल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इंटरेस्ट पेबल क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लग दे, इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल, कितनी वैल्यू है, 7। और ऐड है तो अपनी जगह पर रख देंगे। इनफ्लो लास्ट में कहते हैं द एक्रूड लायबिलिटी फॉर द इनकम टैक्स पेबल डिक्रीज बाय 2000 ड्यूरिंग द। तो इनकम टैक्स पेबल भी है तो दैट इज द आउटफ्लो। तो इसको क्या करो, लेस डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेबल, वैल्यू कितनी है, 2000। ठीक है, और ये माइनस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टाइटल यही वाला लेके आएंगे, नेट कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर लिख देंगे और क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल वैल्यू एंड क्लोज द ब्रैकेट। आंसर कितना आया, 56,000। अब हमने मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक की है वो जरा देखिए। कौन सा वाला, नहीं डॉलर का साइन है, एक हमने एक और जगह इंक्रीज डिक्रीज में हमने मिस्टेक की है, वो जरा देख लेते हैं। अब देखें, ये देखें, ये लेस है और हमने माइनस का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो इसको एक आप ये इस तरह तरीके से आप एरर को देख सकते हैं। इसको क्या कर, एक तो इसको लेस करो, ठीक है, बाकी भी हमने मिस्टेक किया होगा। आंसर आ गया, कितना हो गया, 50,000 पे आ गया ना। अब यहाँ पर देखें, इधर आंसर कितना है, 50,000 है ना, कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 50,000, और इधर आंसर कितना है, 50,000। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्यूट करें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कंप्यूट करें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तब आप दोनों को इवैल्यूएट करें, दोनों में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, आप पेपर में उसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन मैं आपको एक और कमेंट दे दूं या कमेंट कर दूं कि ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो मैं भी आपको प्रेफर ही करूँगा कि आप भी इनडायरेक्ट मेथड को ही यूज़ करें। बाकी द रेस्ट इज़ योर चॉइस। आप अगर डायरेक्टली आपको आता है ये वाला मेथड तो बेशक आप बिल्कुल इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमने क्या करना है, बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है। इसको सेलेक्ट करें, होम पे जाएं, टाइम न्यू रोमन करें, इसको बोल्ड से निकालें, ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करें, कंट्रोल 1 करें, नंबर पे जाएं, अगेन नंबर पे यूज़ थाउजेंड ऑपरेटर पे करें, करेंसी में डॉलर का साइन इंसर्ट करें, ठीक है, और ओके प्रेस करें। और जो जहाँ जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है, वो आउटफ्लो है ना, नेगेटिव वैल्यू सारा सेलेक्ट करें, प्रेस कंट्रोल 1, और ये आखिरी वाला करेंसी में आकर ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करें, और एंड पे भी इस वैल्यू को सेलेक्ट करें, इसको भी टाइम न्यू रोमन करें, बोल्ड करें, और इसको क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, बॉर्डर पे जाएं, डबल लाइन, इसको भी हाईलाइट करें, और अपर एंड लोअर बाउंड्री वाल जो है या बॉर्डर इंसर्ट करें। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने डायरेक्ट मेथड भी सीख लिया और हमने इनडायरेक्ट मेथड भी कंप्लीट किया। तो मैंने इसको सेव कर दिया। बाकी आपकी वो रहते हैं